ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रांसफार्मर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट changes AC electrical power at one voltage level to AC electrical power at another voltage level through the action of magnetic field. Okay. तो ये क्या काम कर रहा है? ये एक इलेक्ट्रिक AC इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर कर रहा है। ओके, एट वन वोल्टेज लेवल, किसी एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पे। ओके, बट इलेक्ट्रिकल पावर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। और ये काम कैसे हो रहा है? ये काम मैग्नेटिक फील्ड के मदद से हो रहा है। ये हम लोग देखेंगे कि कैसे होगा, सब कुछ समझ आएगा धीरे धीरे। तो ट्रांसफार्मर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला कॉइल होता है और दूसरा मैग्नेटिक कोर होता है। ओके, पहला कॉइल होता है, दूसरा मैग्नेटिक कोर होता है। मैग्नेटिक कोर, ये फिगर बना हुआ है मैग्नेटिक कोर का। ठीक है, ऐसे करके दिखा सकते हैं। ये मैग्नेटिक कोर है। ठीक है, तो ये मैंने क्या दिखाया है, ये जो कोर है थिन लैमिनेशन से बना हुआ रहता है, एक सॉलिड मटेरियल का नहीं होता है। तो कोर एक मेटल का सॉलिड पार्ट को उठा करके उसमें बीच में होल करके, वैसे कोर नहीं बनाया जाता है। पतले पतले मेटल के शीट्स को लिया जाता है, एक दूसरे को उसको पंच कर दिया जाता है और उसके बाद उसको एक सॉलिड मेटल के फॉर्म में बनाया जाता है। ओके, लेकिन ये छोटे छोटे पतले शीट्स है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है ये सब बाद में देखेंगे। तो ये मैग्नेटिक कोर हो गया, और इसमें दो वाइंडिंग्स होते हैं। एक वाइंडिंग, ये पहला वाइंडिंग हो गया। ओके, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। और मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। और दूसरा वाइंडिंग जो होगा मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ उसको। अ, तो इस वाइंडिंग को क्या बोलेंगे? इस वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। तो एक ट्रांसफार्मर में एक मैग्नेटिक कोर होता है। ओके, ये मैग्नेटिक कोर है। और जो शीट्स का बना होता है। ओके, जो शीट्स का बना होता है, और दो कॉइल्स होते हैं प्राइमरी, जिनको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग क्यों बोलते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जिसके अक्रॉस में एक वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करूंगा। ओके, और सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जिसके अक्रॉस में एक लोड को कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए या मानो ऐसा कि मैं इसके अक्रॉस एक सोर्स को कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इस केस में ये प्राइमरी वाइंडिंग बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैं एक लोड कनेक्ट करता हूँ, तो इस केस में ये अब सेकेंडरी वाइंडिंग बन जाएगा। सिंपल है। तो इसका क्या मतलब हुआ?
कि वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का इंटरचेंजेबल है। ठीक है, मैं किसी भी वाइंडिंग में सोर्स लगा सकता हूँ, मैं किसी भी वाइंडिंग में लोड को कनेक्ट कर सकता हूँ। बस याद रखना है, जिस वाइंडिंग में मैं लोड को कनेक्ट कर रहा हूँ उस वाइंडिंग को मैं सेकेंडरी वाइंडिंग बोलूंगा, जिस वाइंडिंग में मैं सोर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ उस वाइंडिंग को मैं प्राइमरी वाइंडिंग बोलूंगा। सिंपल है। तो इसके और भी बहुत तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफॉर्म टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर होते हैं। ओके, कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर समझने का कोशिश करते हैं। ओके, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। फिर से ओके, तो ये क्या है, दिस इज फोर। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रांसफार्मर के एक लेग में, okay, इसे लेग ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं, मैं ट्रांसफार्मर के एक लेग में एक वाइंडिंग को लपेट देता हूँ। इसमें N1 टर्न्स ऑफ कॉइल है, ये जो कॉइल है इसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके, तो उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद मैं एक AC वोल्टेज को अप्लाई कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक AC वोल्टेज को अप्लाई कर रहा हूँ। तो AC वोल्टेज का वेव फॉर्म कैसा होगा, नेचर ऑफ वेव फॉर्म, ओके, ये नेचर ऑफ वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म के नेचर से हमें क्या पता चल रहा है कि मेरा जो AC वेव फॉर्म है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर वो मैक्सिमम तक जाता है। ओके, फिर वो डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, जीरो पे होता है, फिर वो निगेटिव साइड में चला जाता है, फिर वो मैक्सिमम निगेटिव, इंक्रीज इंक्रीज। तो इसका ये मतलब है मेरा जो सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, मेरा जो सोर्स वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या हो रहा है इसके साथ, चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमने पढ़ा था फराडेज लॉ। ओके, फराडेज लॉ क्या होता है, पहले एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा फराडेज लॉ का। बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे फराडेज लॉ क्या होता है। फराडेज लॉ, तो फराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फराडेज लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF induced in a circuit is proportional to rate of change of flux time. So E is equal to N
डी फाइव बाई टी। ओके, तो फैराडेज लॉ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि जब मैंने एक एसी वोल्टेज को यहाँ पे कनेक्ट किया, इस प्राइमरी वाइंडिंग में कनेक्ट किया, तो हमें क्या दिख रहा है? ओके, हमें एक क्लोज लूप मिल रहा है। ओके, हमें एक क्लोज लूप मिल रहा है जिसके चलते क्या होगा, एक प्राइमरी करंट फ्लो करेगा। ओके, उसके चलते क्या होगा, एक प्राइमरी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो जब भी करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, जब भी करंट फ्लो करता है तो ऐसे नहीं समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ऐसे करके फ्लो कर रहा है, फिर ऐसे करके वो फ्लो कर रहा है। ओके, तो जब ये करंट आईपी इस कॉइल के थ्रू फ्लो करेगा तो फिर क्या होगा, वो एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है? एम एम एफ, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है एन इंटू आई। ओके, तो हम देख सकते हैं इस कॉइल में, दिस पर्टिकुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी है और करंट भी फ्लो कर रहा है। ओके, तो एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्रिएट होता है और मैग्नेटोमोटिव फोर्स फिर क्या करता है, ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स का काम होता है एक मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को क्रिएट करना, जिस सर्किट का रिलक्टेंस आर है। तो इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ओके, इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? फ्लक्स का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से पता चलेगा। राइट हैंड रूल अब क्या है? राइट हैंड थंब रूल एक्चुअली। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है? ये जो करंट का डायरेक्शन है, ओके, इस डायरेक्शन में हमें राइट हैंड के फोर फिंगर्स को, थंब को छोड़ करके राइट हैंड के फोर फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में हमें कर्ल करना है। ठीक है, हमें घुमाना है अपने उंगलियों को। तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब होगा उस डायरेक्शन में एक फ्लक्स, उस डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ओके, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो एक मिनट, कलर चेंज कर देता हूँ। तो एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, हमने अभी देखा मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या करेगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। और फ्लक्स का डायरेक्शन किससे होगा? राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्लक्स का डायरेक्शन, ये हो गया फ्लक्स का डायरेक्शन। ओके, ये फ्लक्स का डायरेक्शन है। अब समझना है हमारा, हमारा वी ए सी का सोर्स वोल्टेज का इक्वेशन क्या है? वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, ठीक है, जो करंट फ्लो करेगा, ये कॉइल में एक करंट फ्लो कर रहा है जिसको मैं आईपी डिनोट किया हूँ, उसका इक्वेशन क्या होगा? अब ये कॉइल कैसा है? कॉइल का नेचर क्या होता है? वो इंडक्टिव कॉइल है। ओके, इंडक्टिव इन नेचर होता है। तो आईपी, तो आईपी का फॉर्मूला क्या होगा? आईपी का फॉर्मूला होगा वी एम एक्स एल साइन ओमेगा टी। ओके, माइनस फाइव। तो इन केस ऑफ इंडक्टिव लोड के केस में फाई क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, लैग करता है करंट। तो आई पी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी -90 डिग्री। ओके, तो साइन ओमेगा टी
-90 डिग्री क्या होता है? पूरा बेसिक से चल रहा है। ओके, तो प्राइमरी करंट का इक्वेशन क्या होगा? ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। प्राइमरी करंट का इक्वेशन क्या है? आई एम कॉस ओमेगा टी। आई एम क्या है? मैक्सिमम करंट। ओके, एंड कॉस ओमेगा टी। तो यही करंट तो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, हमने देखा था एमएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। तो फ्लक्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एन आई बाय रिलक्टेंस। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, रिलक्टेंस को अभी मतलब वो प्रॉपर्टी है, मतलब वो प्रॉपर्टी है तुम्हारा मैग्नेटिक कोर का। तो स्टार्टिंग में अभी करंट पे ही डिपेंड कर रहा है। ओके, तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू कॉस ओमेगा टी ही होगा। ओके, फ्लक्स का नेचर करंट के नेचर से सेम, करंट के नेचर से सेम होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देख सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं कि अगर फ्लक्स का वेव फॉर्म बनाया जाए, अगर फ्लक्स का वेव फॉर्म बनाया जाए 0, π/2, पाई, 3π/2 और ये कितना है? 2 पाई। तो फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो फैराडेज लॉ क्या बोलता है? फैराडेज लॉ बोलता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम। तो हमारा फ्लक्स जो है वो तो चेंज हो ही रहा है क्या? तो जैसे हम देख सकते हैं हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में, जिसका वैल्यू E1 होगा। ओके, मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ E1 क्या होगा? N1 d∅dt। ओके, N1 फाइव मैक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो N1 फाइव मैक्स, जब कॉस ओमेगा टी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके, जब कॉस ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो माइनस N1 ओमेगा पाई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो ये हमें इक्वेशन मिलता है। ओके, तो हमें मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अब डायरेक्शन मतलब क्या हुआ कि E1 ऐसे होगा या E1 ऐसे होगा, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बस मैग्नीट्यूड पता चला कि हाँ एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, ये हमें नहीं पता चलता है। तो डायरेक्शन के लिए हम लेंस लॉ का यूज़ करेंगे। ओके, डायरेक्शन के लिए हम लेंस लॉ का यूज़ करेंगे। तो लेंस लॉ क्या बोलता है? लेंस लॉ का भी एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, सॉरी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, ओके, induced current is in a direction
such that current opposes the change that produced it. तो लेंज लॉ का स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस करंट इज इन अ डायरेक्शन सच दैट द करंट अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूस्ड इट। ओके, तो इसको, ये स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा पहले। इसको समझने के लिए मैं एक मैग्नेटिक सर्किट बनाता हूँ और ओके, तो यहाँ पे एक करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, ये होगा, ये होगा। और फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा? फ्लक्स का डायरेक्शन ये मैंने पूरा नहीं बनाया है। ओके, तो ये फ्लक्स का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। अब एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ओके, तो मान लो करंट इंक्रीज करता है। ओके, तो इसके अक्रॉस एक ईएमएफ, मान लो एक करंट इंक्रीज करता है, तो इस ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके चलते जो करंट होगा वो उस डायरेक्शन में होगा ताकि जितना इंक्रीज ऑफ करंट है वो उसको अपोज करे। ओके, अगर ये करंट इंक्रीज होता है, अगर ये इस तरफ इंक्रीज होता है, तो इस ईएमएफ के चलते, इंड्यूस ईएमएफ के चलते जो करंट फ्लो करेगा, अगर वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इंक्रीज ऑफ करंट क्या होगा? नलीफाई हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ये करंट आई इंक्रीज हुआ और इस ईएमएफ के चलते करंट इस डायरेक्शन में हुआ, तो क्या हुआ? इंक्रीज इन करंट और इंक्रीज हो गया। ओके, समझे? तो इंक्रीज इन करंट और इंक्रीज हो गया, तो मतलब कि हमारा इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए। ओके, समझे? और अगर एक वोल्टेज सोर्स है, अगर एक वोल्टेज सोर्स है वी, वी प्राइमरी, इसके चलते जो करंट है आई, तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इधर, तो हमें जस्ट करना क्या है? हमें इस टर्मिनल को हटा देना है। ओके, और इस टर्मिनल को खोल करके शॉर्ट कर देना। ठीक है, और ओरिजिनल फ्लक्स का डायरेक्शन क्या था? ओरिजिनल फ्लक्स का डायरेक्शन ये है, इस करंट के चलते, आई के चलते। तो अब जो करंट एक फ्लो करेगा, मीन्स करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि उस करंट के चलते जब फ्लक्स फ्लो करे, ओके, उस करंट के चलते, उस करंट के चलते जब फ्लक्स फ्लो करे तो इस डायरेक्शन में करंट होना चाहिए। ओके, तो
इस डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो करेगा तो अपने राइट हैंड के उंगलियों को कर्ल करो और अंगूठा जो है, थंब जो है वो नीचे के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा होगा। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो ये दो मेथड है जिससे हम डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ निकाल सकते हैं। ठीक। और किसी किसी बुक में, इसको भी समझा देता हूँ मैं, इसको होने दो। ओके, अगर Vp इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, ओके, तो किसी बुक में फैराडेज लॉ इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी लिखा होता है, और किसी बुक में फैराडेज लॉ माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है। ओके, ये इक्वेशन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बताता है। और ये इक्वेशन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बताता है। ओके, तो इतना हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये दोनों इक्वेशन, बस ये मैग्नीट्यूड बताता है, ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बताता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये क्लियर करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।